बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल जब समाअत हो रही थी 7 रुकनी बेंच की, काजी फ़ाइज़ साहब की सबराही में एक बेंच जो तश्कील दिया गया है, काजी फ़ाइज़ साहब जब उसकी समाअत कर रहे थे तो एक मौके पर उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ। फिर एक मौके पर उन्होंने कहा कि मैं मुशावरत पर यकीन रखता हूँ। फिर एक मौके पर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि क्या हमने तय कर लिया है कि हमने इस मुल्क को बर्बाद करना है। फिर उन्होंने एक जगह पर कहा कि हम आइन को क्यों नहीं पढ़ते। फिर एक जगह पर उन्होंने कहा कि मेरिट की पासदारी बड़ी ज़रूरी है। तो काजी फ़ाइज़ साहब जो अक्सर मेरिट की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, और ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ें अगर ये फॉलो हो रही हों तो इसमें अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें ज़ाती पसंद नापसंद की कोई गुंजाइश नहीं है। आइन और कानून को देखा जाता है। आज एक चीफ जस्टिस साहब ने काजी फ़ाइज़ साहब को एक ख़त लिखा है और ख़त लिखकर बराह रास्त उन पर ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि आप बाइस्ड हैं, आप अकरबा परवरी कर रहे हैं, आप अपनी पसंद के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं, मेरिट को फॉलो नहीं कर रहे। ये साहब हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम साहब ने, जो कि रिटायर होने जा रहे हैं अप्रैल में। उन्होंने चीफ जस्टिस से चंद सवाल किए हैं। उन्होंने सवाल किया है ख़त में कि ये बताइए कि आपका तरीक़ाकार है क्या, किसी जज को एलिवेट करने का तरीक़ाकार क्या है। अगर सीनियरिटी है तो मैं नंबर 2 पर हूँ सीनियरिटी में, अगर तजर्बा है तो वो मेरे पास मौजूद है, अगर काबिलियत है तो बताइए कि मुझ में कौन सी काबिलियत नहीं है, तो बताइए कि मेरी काबिलियत में क्या कमी है। और फिर उन्होंने कहा कि आपने 4 खाली असामियाँ मौजूद हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपने सूबे के एक जज, जो कि जिनके साथ समझा जाता है कि काजी फ़ाइज़ साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, उनको आपने एलिवेट किया और सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। तो क्या बाकी खाली असामियाँ आप पूर्ण नहीं करना चाहते? क्या मुझ में काबिलियत नहीं है? क्या आप मुझे आपने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट क्यों नहीं किया? ये सवाल आज उन्होंने उठाते हुए कहा कि जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाने पे अकरबा परवरी हो रही है, यानी मेरिट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, दोस्ती रिश्तेदारी या ताल्लुक का ख्याल रखा जा रहा है, और उसी बुनियाद पर जजेस को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। ये बराह रास्त काजी फ़ाइज़ साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। इस नौयत का ख़त भी अपनी नौयत का ये एक अनप्रेसिडेंटेड ख़त है, यह बिल्कुल मुनफरिद ख़त है अपनी नौयत का। इस तरह का कोई ख़त हमने माजी में नहीं देखा कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये कहे, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहे कि आप अकरबा परवरी कर रहे हैं और आप अपने मनपसंद लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं, वरना मैं भी मेरिट पर पूरा उतरता हूँ लेकिन आपने मुझे कंसिडर नहीं किया। और पेशावर से तो वैसे ही काजी फ़ाइज़ साहब को मेरा ख्याल है, क्योंकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल को जिस तरह से रिलीफ दिया था या कुछ और मामलात में, तो उन पर तो वैसे एक चार्जशीट बन गई, उनको सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाएंगे काजी फ़ाइज़ साहब। तो बहरहाल उन्होंने अपना एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड करवाया है, और काजी फ़ाइज़ साहब के बारे में ये मैं तो इसको सख्त बातें ही कहूँगा वो उन्होंने की हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो चूँकि अब सोशल मीडिया देखते हैं, पहले तो वो कहते थे कि क्या है यूट्यूब, अच्छा ये क्या होती है, और यानी और ये ट्विटर क्या चीज़ होती है, इस तरह की बातें वो करते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है अब उनको ये भी पता चल गया कि ट्विटर क्या होता है, अब उनको ये भी पता चल गया है कि सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया से वो बहुत खफा दिखाई देते हैं। आज बार बार उन्होंने ये कहा था कि सोशल मीडिया एक वबा है, फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने गंद उछाला, सोशल मीडिया ने ये किया, या मीडिया को भी कह रहे थे, मीडिया से भी वो ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का तो वो बतौर ख़ास जिक्र करते हैं। तो सोशल मीडिया देखना तो काजी फ़ाइज़ साहब ने शुरू कर दिया, हालांकि जज साहब को तो अखबार भी कहते नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, अखबार आप पढ़ लेते हैं तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके जहन पर असरअंदाज हो सकता है। सोशल मीडिया पर यकीनन गैर मुसद्दिक़ा चीज़ें भी चल रही होती हैं, यकीनन प्रोपेगेंडा भी हो रहा होता है, लेकिन यकीनन जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं, वो भी बात कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया को मजमूई तौर पर रगेद के रख देना, तो ये काजी फ़ाइज़ साहब का दिल काफ़ी दुखी लगता है सोशल मीडिया से जो उन्होंने ये बात की है। मैं असल मौजू पर आने से पहले सिर्फ ये बात करता चलूँ जो मैं दोपहर करना भूल गया था कल जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर में वीडियो कर रहा था, तो मैं ये कहना भूल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे 7 रुकनी बेंच की इस समाअत को कतअन अहमियत नहीं दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी लीडरशिप है या इवन जो आपकी लीगल लीडरशिप है वो भी आज कोर्ट में मौजूद नहीं थी। सिर्फ कोर्ट में जो मुझे नज़र आए वो नईम हैदर पंजोता थे, नियाजुल्लाह नियाजी थे। अली मोहम्मद ख़ान को मैंने कोर्ट रूम के अंदर मेरी नज़र नहीं पड़ी, बाहर मैंने उनको गुफ्तगू करते देखा, तो शायद वो कोर्ट रूम के अंदर भी कुछ देर के लिए आए हों। लेकिन इसके अलावा कोई भी पीटीआई का मेन लीडर मौजूद नहीं था। ना बैरिस्टर गौहर थे, ना उमर अयूब ख़ान थे, ना असद कैसर थे, ना शेर अफजल मरवत थे, ना बाकी जो सियासी कायदीन थे वो मौजूद थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 MNA हैं या चले 85 MNA हैं, उनमें से कोई भी शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इससे अंदाज़ा होता है कि इस केस को कितनी गैर संजीदगी से लिया गया या अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया, जैसे उनका इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वरना अगर 10-15 लोग MNAs 10-15 MNAs पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे होते तो शायद अंदाज़ा होता कि इस 6 जजेस के इस ख़त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत संजीदगी से देख रही है, क्योंकि उनका ये मामला बराह रास्त उनके साथ जुड़ा हुआ है। और वैसे भी ज़ाहिर है एक सियासी जमात के जब लोग आते हैं तो केस में वज़न पड़ता है और उसकी अहमियत बढ़ जाती है। 15 लोग आए होते, 15 लोग 15 प्रेस टॉक्स करते, 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती, 15 लोग टीवी पर चलते, सोशल मीडिया पर चलते, एक एक बंदे से 3-3, 4-4, 5-5 लोग अपने सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यूज़ करते। तो आप सोचिए कि 100-150 क्लिप जो है वो इस मौजू पर गर्दिश कर रहा होता, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसको कोई अहमियत नहीं दी। इसके अलावा एक और नुक्ता ये भी था कि हर कोई अलग-अलग बात करता नज़र आ रहा है। मसलन नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने रोक कर सहाफ़ियों से कहा कि मेरा मौक़िफ़ आप बेशक ये चला दें कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, -2 जजेस, यानी 2 जजेस कम करके काजी फ़ाइसा और जो मंसूर अली शाह साहब है उनको कम करके बाकी का फुल कोर्ट बन जाना चाहिए। जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ऑफिशियली ये है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, नहीं वो -2 की बात नहीं कर रहे। जबकि हामिद खान साहब आज जो मौजूद थे कोर्ट रूम में, और हामिद खान साहब जो हैं वो बेसिकली पीटीआई के लीडर की हैसियत से शायद ना आए हों, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि जी 3 रुकनी कमीशन बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, वो अपना यानी पार्टी लाइन से बिल्कुल ही अलग खड़े थे। तो जब एक मौजू पर या एक मामले पर 3-3 मौक़िफ़ आ रहे होंगे एक ही दिन, एक ही वक्त पर और एक ही जगह पर, तो आप सोचिए कि कन्फ्यूजन का कितना बड़ा मैसेज जाता है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को अपनी सफ़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैंने आज पीटीआई के लीडर से पूछा, मैंने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप आज क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा हाँ जी देखें ना, ये हमारी पार्टी में मसाइल तो हैं। एक और लीडर से मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं आए पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? तो उन्होंने कहा कि जी हम आए थे मगर हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आज पीटीआई के लोग कहते रहे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये इतना अहम केस है कि थोड़ा संजीदगी का मुतकाज़ी है। पाउडर भरे ख़त जजेस को आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आज मौसूल हो गए, लाहौर हाई कोर्ट को भी मौसूल हो गए। अल्लाह करे कि ये बाकी मामलात की तरह जो है वो लटक ना जाए और ये बहुत ही संजीदा मामला है, इसकी तहकीकात और पता चले कि क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, मैं राना सनाउल्लाह साहब के 3 क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जब इस एक ऐसी सिचुएशन आई है, अगरचे वो पहले से मुख्तलिफ बातें तो कर रहे हैं, मसलन वो कह रहे हैं कि यकीन से नहीं कह सकता ये हुकूमत परफॉर्म करेगी, वो कह रहे हैं कि यकीन से नहीं कह सकता कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, वो कह रहे हैं कि इस कौम को के मसाइल को हल करने का एक ही तरीका था कि सिंपल मेजॉरिटी दी जाती, जमात शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाता, वो नहीं हुआ, यानी कि इस कौम को के मसाइल को हल करने के अब उम्मीद नहीं है उनको। लेकिन अब जो वो बातें कर रहे हैं 2-3 दिन से वो बड़ी हैरान कुन है, और वो बातें जो हैं वो इमरान खान के हक़ में जाती हैं या बराह रास्त इमरान खान के हक़ में हैं। मसलन उन्होंने एक बात तो ये की है कि इमरान खान को जो सज़ा दी गई वो हमारे इलेक्शन को डैमेज करने के लिए दी गई, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये सज़ा मेरिट पर नहीं दी गई, इससे ये हमारे इलेक्शन को डैमेज करने के लिए दी गई। यानी वो समझते हैं कि ये सज़ाएं इमरान खान को जो दी गई हैं ये मेरिट पर नहीं है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा था। जो जिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सज़ा दी गई है, वो 31 साल जो सज़ा दी गई है, वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे इलेक्शन को डैमेज करने के लिए दी गई थी।
या अगर इस चीज़ का एहसास नहीं था तो फिर वो तो जो है वो उसने हमें बड़ा डैमेज किया। जो इमरान खान का या पीटीआई का विक्टिम कार्ड है, हमदर्दी का कार्ड, वो बड़ा चार्ज हुआ उसके साथ। तो वो सज़ाएँ जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं, वो ठीक ही नहीं है। मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगी। तो जिस जज के सामने जाएगी, अगर वो इंसाफ से काम लेगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको या तो उसको रिमांड करेगा कि इसको दोबारा वापस भेजेगा, या फिर उसको बरी कर देगा। कह रहे हैं जो जिस अंदाज में इमरान खान को सजाएं दी गई हैं कानून के मुताबिक ही नहीं है, और जिस भी अदालत के पास वो जाएगा वो जमानतें लेगा या रिमांड बैक करेगा। तो वो समझते हैं कि इमरान खान को सजाएं, यही पीटीआई कह रही है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं ठीक नहीं है। यही राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सजाएं ठीक नहीं है। और तो ये इसी नौयत की बातें उन्होंने एक और प्रोग्राम में भी की हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और इमरान खान को गिराने के लिए भी पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यानी इतना एतराफ़ तो वो कर रहे हैं ना कि अब इमरान खान को गिराने के लिए पूरी रियासती मशीनरी लगी हुई है। ये भी सुने जरा उन्होंने क्या कहा है। ये जो एक प्रोजेक्ट कंसीव हुआ 2010-11 में, उसके बाद 14 में जो है उसकी लॉन्चिंग हुई, धरनों से आगाज़ हुआ, उसके बाद 17-18 में आके जो है वो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ जो है वो अदलिया, जुडिशरी, वो शामिल हुए। और शामिल हो के तो उस वक्त की हुकूमत को जो है वो डिस्टेबल किया गया। 2018 के इलेक्शंस को मैनेज किया गया। मैनेज करने के बाद अपना जो प्रोजेक्ट था इमरान खान की सूरत में उसको लॉन्च किया गया और उसे इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। वो प्रोजेक्ट जो था वो मतलूबा नताइज नहीं दे सका, बल्कि वो लाने वालों के गले पड़ गया। अब उसके बाद फिर उसको गिराने का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ और उसके नतीजे में आगे फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम अप्रैल 2024 में बैठे हैं। अब राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान को गिराने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। गिराने का क्या मतलब है? यानी उसकी हुकूमत पहले ख़त्म की गई। किसके ज़रिए की गई? नून लीग के ज़रिए, पीपल्स पार्टी के ज़रिए, 13 सियासी जमातों के ज़रिए। तो इमरान खान को गिराने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी वो प्रोजेक्ट जो है उसमें हिस्सेदार थे राना सनाउल्लाह साहब, जिसके ज़रिए इनकी हुकूमत इमरान खान की ख़त्म की गई। उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो 25 मई को राना सनाउल्लाह साहब, हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने क्रैकडाउन किया। फिर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो फिर हमने देखा कि इमरान खान के ऊपर एक हमला भी हुआ। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो कई चीज़ें और भी हुई। तो अब राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे और ये सारा कुछ उनके इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए हो रहा था, और वो समझते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट था जो इमरान खान को गिराने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये बड़ा ख़तरनाक एतराफ़ या इल्ज़ाम है जिस पे भी वो लगा रहे हैं कि इमरान खान को गिराने के लिए क्या कुछ किया गया। यानी आपने पूरी कौम को, पूरा निज़ाम को तहोबाला कर दिया क्योंकि इमरान खान को गिराना था। आपने उसकी हुकूमत ख़त्म की, तरीक़े अदम-ए-एतमाद लाए क्योंकि इमरान खान को गिराना था। फिर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया क्योंकि उसको गिराना था। इमरान खान को के मुकदमात जल्दी जल्दी सुनाए गए, चलाए गए क्योंकि इमरान खान को गिराना था। वो इमरान खान को सज़ाएँ देकर जेल में डाल दिया गया क्योंकि इमरान खान को गिराना था। तो इमरान खान को गिराने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ये सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं और ये बड़ा खौफनाक एतराफ़ है अगर इसको कोई संजीदगी से देखे तो। एक बात उन्होंने और बड़ी मज़ेदार की, अपनी हुकूमत पर भी ज़ाहिर है वो एक कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर दाखिला, ख़ुद भी वो वज़ीर दाखिला चुके रहे हैं, इस दफ़ा भी शायद वज़ीर दाखिला ही आना चाहते थे लेकिन वो नहीं आए, तो इस पर वो कमेंट भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ी मेहरबानी है उनकी कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन गए आगे या बनना चाहते। अदरवाइज़ अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश कर लेते तो फिर वही वज़ीर-ए-आज़म होते, फिर शहबाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म ना होते। ये ज़रा सुनिए कि क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, सुने ज़रा। इनको तो आप कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा ओहदा मिल जाएगा, इससे बड़ा वजीर दाखिला से बड़ा फिर वजीर आजम ही होता है सर। तो चलो उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते, दाखिला ही पे इत्तफाक किया हुआ है उन्होंने।
अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो बन भी सकते हैं, इस वक्त ये इस पोजीशन में है वो। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अच्छा, वो जो चाहे वो बन सकते, वो जो चाहे बन सकते, वो जो चाहे बन सकते हैं। वो अगर वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। ये अपनी बेबसी का इजहार है। राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि उनके वज़ीर-ए-आज़म कितने बेबस हैं। वो बता रहे हैं कि उनके वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा एक और वज़ीर ताकतवर है और उसकी के मुताबिक जो है वो चीज़ें चलती हैं। अगर वो कहेगा कि मुझे आप वज़ीर-ए-आज़म बना दो तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकता है। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। अब ये पार्टी बयान है, राना सनाउल्लाह साहब का ज़ाती बयान है, या चलें ज़ाती तो होगा, पार्टी का तो नहीं होगा, ज़ाती ही होगा, लेकिन क्या इसको हिमायत हासिल है नवाज शरीफ की और मरीम बीबी की? तो शायद हासिल है। तो बहरहाल ज़्यादातर बयान आजकल वो जो दे रहे हैं वो इमरान ख़ान के हक़ में जाते हैं, इमरान ख़ान की बेगुनाही को साबित करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो सनम खाने से ही पासबा मिल जाए काबे को, तो और तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।